खबर से कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। टंगधार में घुसपैठ की कोशिश की गई है जिसे नाकाम किया गया है और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। तो कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है जहां टंगधार में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। तो सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और अब इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा से यह बड़ी खबर है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान हमारे साथ हैं। याहिया, तो क्या अपडेट है पूरे मामले में? विष्णु, जो हम अभी तक जो तफसीलात यहाँ पर मिली है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो आबाद इलाके हैं अमरोही, वहां पर जो है मिलिटेंटों का एक ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था। तो वहां पर ताक पर बैठे जो यहाँ पर फौजी हैं उन्होंने उस बड़ी कोशिश को जो है फिलहाल नाकाम बना दिया। फिलहाल जो वहां पर पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है और इस वक्त जो जराया से मालूम हुआ कि भारी मिकदार में जो है असला बारूद फिलहाल जो है वो जब्त के बरामद किया गया है। अभी तक जो तफसीलात है कि पूरे जंगलाती इलाके को फौज और पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर जो है तलाशी कार्रवाई शुरू की है। लगातार इसमें हम ये कहेंगे कि जब भी इलेक्शन होते हैं या कुछ होता है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह के वाकयात हमेशा जो है जन्म लेते हैं। लगातार जो है पाक की कोशिश रहती है कि इस पार मिलिटेंटों को भेजा जाए, तो लेकिन हिंदुस्तानी फौज जो वहां पर हमेशा चौकन्ना होती है, दिन हो या रात, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा तैनात रहते हैं। तो इसी की वजह से आज एक बार फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है जराया से मालूम हुआ कि इस पार आने की कोशिश कर रहा था मिलिटेंटों का एक ग्रुप और ताक पर बैठे वहां पर जो है हिंदुस्तानी फौज ने उस बड़ी कोशिश को जो है आज फिर से नाकाम बना दिया और पूरे जंगलाती इलाके का मुहासरा जारी है। फौज की मजीद टुकड़ियां इलाके में रवाना की गई है। फिलहाल अभी तक जो तफसीलात बताए जा रहे हैं वहां पर भारी मिकदार में जो है असला बारूद भी जब्त किया गया है। जी विष्णु जी आया, जैसे कि आपने बताया कि इलेक्शन के मद्देनजर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो बीते दिनों हमने कई ऐसी घटनाएं देखी जहां पे घुसपैठ की इस तरह की कोशिशें की गई और सुरक्षा बलों ने उन्हें नाकाम किया। लगातार इस तरह के वाकयात जो हमेशा सामने आ जाते हैं, लेकिन वहां पर हिंदुस्तानी फौज जो लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहती है, उनका यही काम रहता है कि पार के किसी भी गतिविधि पर जो है नजर रखते हैं ताकि इस पार मिलिटेंट आने की कोशिश न करे, ताकि कोई तकरीबी कार्रवाई अंजाम न दे सके। तो ये लगातार इस तरह की कोशिश रहती है फौज की, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के मत्सिल, केरन या जुमकन या कोई भी सेक्टर हो, वहां पर लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो अंजाम दी जा रही है। क्योंकि इससे पहले भी लगातार कई इनकाउंटर हुए जिसमें कई मिलिटेंट आज तक मारे भी गए हैं और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया। और आज इलेक्शन चल रहा है जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से, यानी कि 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार इस तरह का जो है इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है, पार्लियामानी इलेक्शन। और लगातार मिलिटेंटों की कार्रवाई इस तरह रहती है कि इस बार जो है तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम दे, लेकिन यहाँ पर फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा इस तरह की कार्रवाई का पाक का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। और लगातार आज एक बार फिर इसी तरह की कार्रवाई हुई, यानी कि घुसपैठ करने की कोशिश, इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश और उसे फिर से नाकाम, और वहां पर भारी मिकदार में जो है असला बारूद भी बरामद किया गया। जी आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। खबर पर अपनी नजर बनाकर रखें। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के बीच आज श्रीनगर के दौरे पर आने वाले हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री शाम करीब 6 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां वो कई बैठकों में शिरकत करेंगे और कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात भी करेंगे। शाह का रात्रि विश्राम भी श्रीनगर में होगा। सूत्रों की माने तो बुधवार को जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर की तरफ से विधानसभा चुनाव में शामिल होने की घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में शाह की यात्रा के दौरान कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी इरफान काजी हैं हमारे साथ। इरफान, कितना अहम माना जाए अमित शाह का यह दौरा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अमित शाह का आज दौरा है। आज लगभग शाम 6 बजे वो श्रीनगर पहुंचेंगे और आज जो है अमित शाह का जो है क़याम श्रीनगर में ही रहेगा। कल उनकी रवानगी है। इस दौरान जो है वो कई वफूद से मुलाकात करेंगे, सिविल सोसाइटी के वफ़द से मुलाकात करेंगे,
इसके अलावा जो पार्टी के आला ओहदेदार हैं, जो आला लीडरान हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा देखिए खबर यह भी है कि गुजर बकरवाल तबके के लोगों से भी, उनके आला वफूद से भी जो है मुलाकात कर सकते हैं। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो ये है। देखिए जिस तरीके से श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़, श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, 38% से ज्यादा यहाँ पर जो है श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में वोटिंग हुई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं, जमहूरियत पर अपना भरोसा जता रहे हैं। देखिए अगर कश्मीर की बात कर ली जाए तो एक सीट पर अभी वोटिंग हुई है, श्रीनगर की संसदीय क्षेत्र पर वोटिंग हुई है, और दो जो सीट है पार्लिमानी हल्के की वो अभी बाकी है, बारामूला और अनंतनाग। बारामूला में जो है 20 मई को चुनाव होना है और 25 मई को जो है अनंतनाग में चुनाव होना है। गुजर बकरवाल तबका जो है वो अनंतनाग की सीट पर काफी अहम रोल अदा करता है और ऐसा माना जा रहा है कि जो अमित शाह हैं वो गुजर बकरवाल तबके के वफूद से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये एक अहम फैक्टर है। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि जमात इस्लामी ने जिस तरीके से कल जो है मीडिया के सामने आया और उसने कहा कि अगर मुझसे पाबंदी हटाई जाती है तो मैं जो है जमहूरियत का एक हिस्सा बनना चाहूंगा, और जो है जो जमात इस्लामी जो पार्टी है वो जमहूरियत में हिस्सा लेते हुए वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकती है। तो ये हालात है कश्मीर के जो कि बदल रहे हैं, वोटर्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वोट फीसद ये बता रहे हैं, और वो जमात जो कि इलेक्शन का बाइकआउट करती थी और जिस पर बैंड है, वो जमात जो है अब सामने आ रही है और ये कह रही है कि हम जो है जमहूरियत का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर हमसे पाबंदी हटाई गई तो हम जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितनी बड़ी जो है वो तब्दीली कश्मीर के अंदर हो रही है, लोगों की सोच में तब्दीली हो रही है, यहाँ के हालात में तब्दीली हो रही है। तो जिस तरीके से अमित शाह का ये दौरा है और कल जो है शाम जो है इसकी खबर आई कि जो है अमित शाह जो है वो आज आने वाले हैं लगभग शाम में 6 बजे तक। तो आनन फानन में ये अमित शाह का दौरा है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से खबर ये है कि गुजर बकरवाल के वफूद से मुलाकात करेंगे, इसके अलावा जिस तरह की जमात इस्लामी ने कल जो है ऐलान किया है इसको लेकर के, तो ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि जब अमित शाह आते हैं तो किन किन लोगों से मुलाकात करते हैं और जिस तरीके से जमात इस्लामी हिंद ने कल ऐलान किया है तो उसको लेकर के क्या डेवलपमेंट होता है और अमित शाह जो है जब मीडिया के सामने आते हैं तो इस पर क्या बोलते हैं। जी इरफान, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। खाना है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग रहे मौजूद। यूथ सोर्स एंड स्पोर्ट की तरफ से बनिहाल में एक सप्ताह तक चलने वाली जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। एसडीएम रिजवान असगर ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 या फिर 20 मई को आ सकते हैं हिमाचल प्रदेश। मंडी और शिमला में करेंगे जनसभा। लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर हिमाचल में बीजेपी ने जारी की 4 स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ साथ कई राज्यों के सीएम और बड़े नेता प्रचार प्रसार करेंगे। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का तूफानी प्रचार। हरोली में प्रचार के दौरान हिमाचल सरकार पर साधा निशाना, कहा सुक्खू सरकार की गाड़ी 14 महीने में ही हाँफ गई। कुल्लू में प्रचार पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह लग घाटी के भुट्टू पहुंचे। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का दावा, फूल मालाओं से किया स्वागत। चुनावी जनसभा में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। शिमला में कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेताओं पर साधा निशाना, कहा बीजेपी नफरती वायरस देश में फैला रही है तो देश को तोड़ देगी। लाहौल स्पीति विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रवि ठाकुर ने किया दावा, कहा बीजेपी उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। लाहौल स्पीति में सरकार नाम की नहीं है कोई चीज। पीक सीजन होने के बावजूद पर्यटकों को नहीं भेजा जा रहा है बारालाचा की तरफ।
सोलन के सत्यम अग्रवाल ने 12वीं की परीक्षा में मेडिकल में पूरे हिमाचल में किया टॉप। बायोलॉजी में पाए 100% अंक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे और जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के केंद्रीय पैनल के प्रमुख गुलाम कादिर वानी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार प्रतिबंध हटाती है तो जमाते इस्लामी आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेने के बारे में सोच सकती है। वानी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही समस्याओं के समाधान का एकमात्र रास्ता है। न्यूज़ 18 JKLH ने जब उनसे पूछा कि वो 1987 से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से दूर क्यों रहे, तो उन्होंने कहा कि बंदूकधारियों का दबाव था। अधिकांश लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन अब अगर जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध हटा दिया जाता है तो वो भविष्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपको मिला है उस बारे में बताइए। हमें नहीं मिला है लेटर, वो इस पर आ गया है, क्या बोलते हैं, फेसबुक पर आ गया है, हमें तो नहीं भेजा गया। वो लेटर में क्या था? उसमें लिखा था कि ये जो अमल ये जो पैनल जो ये अमल करती है, ये जमात का फैसला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे शूरा की सैंक्शन नहीं है। यही कुछ आ गया। हमने देखा है कि पहले जो है 1987 से ही आप जो है वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते थे, क्या वजह थी? हालात खराब थे यहाँ, 1-2 इलेक्शन हो गए इस दौरान में, तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अब देखिए टर्नआउट क्या रहता था, बहुत कम, 2% भी एक मैंने उसमें देखा है, 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 20%। और दबाव भी था, और बंदूक का ऐलान था। जिनके पास बंदूक थी उन्होंने ऐलान किया था कि कोई वोट न डाले, तो लोग डर के मारे अंदर बैठते थे। अब कौन अपनी जान देगा? 2019 में जो है जमात इस्लामी को बैन किया गया, क्या आप चाहते हैं कि बैन हटे और आप भी जमहूरी अमल में जो है वो? बिल्कुल, इसीलिए हम सब कोशिश करते हैं। तो इस बार जो वोटर टर्नआउट है वो सेकंड है इससे आफ्टर 8, किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, तब्दीली की निशानी है। तो क्या आप असेंबली चुनाव जो आगे आने वाले हैं उनमें हिस्सा लेंगे अगर आपके साथ जो है वो गवर्नमेंट के साथ बात बनती? तो ऐसा हो सकता है, हम सोचेंगे ना उस पर। के लिए मैसेज जाएगा कि जमहूरी अमल ही बस एक हल है, तमाम मसाइल का जमहूरी अमल ही हल है। अगर करप्शन भी मुल्क में हो तो करप्शन को ख़त्म करने का भी यही एक जरिया है, क्योंकि सारे लोग जब आगे जाएं, ईमानदार लोग आगे जाएंगे तो माशरा ठीक होगा। तो पहले माना जाता था जमात इस्लामी जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेती थी, वोट नहीं डालती थी, क्या वजह थी? कोई वोट नहीं डालता था, सब पीछे रहते थे, डर जाते थे, तो हमारे लोग भी डरते थे। अब अगर बैन हट जाता है जमात इस्लामी में तो क्या आगे जो आने वाले चुनाव उसमें आप हिस्सा लेंगे? सोचेंगे और लेंगे, इरादा यही है, पर वक्त फैसला करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने वाले बयान पर कहा कि जमाते इस्लामी पर जो बैन लगा दिया गया है उसे हटा दिया जाना चाहिए, जिससे असेंबली इलेक्शन में वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सर, अभी खबर आई है जमात इस्लामी ने वादा कर दिया कि हम भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे अगर उनकी बैन जो है वो हटाई जाए, तो क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, उतरे मैदान में। हम भी चाहते हैं कि उनके अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे, उनका सिंबल जो है वोट के मशीन पे हो, फिर दूध का दूध पानी का पानी, फिर जो हमें इलेक्शन में कहना होगा वो हम कहेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मेरी फिर मरकज़ से यही गुजारिश होगी कि फौरी तौर जमाती इस्लामी पे जो बैन लगा हुआ है उसको उठा दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन जो जुलाई अगस्त में होने हैं उनमें जमाती इस्लामी के तरफ से उनके अपने उम्मीदवार खड़े होंगे। क्योंकि बीच बीच में ये खबरें आई हैं कि जमाती इस्लामी ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के या पार्टियों की मदद की है। बेहतर यही होगा कि बजाय ये कि जमाती इस्लामी दूसरों के लिए काम करें, वो अपने लिए काम करें, उनके उम्मीदवार जो है मैदान में उतरें। और पुंछ के चुनावी दौरे पर रहे जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीओके पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने 20 से अधिक लोगों को शहीद कर दिया है और 100 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है। रैना ने यूनाइटेड नेशन से आग्रह किया कि वो पीओजेके में होने वाले मानवाधिकार अधिकारों के हनन का नोटिस लें और पाकिस्तानी सेना को रोकें। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर है वहाँ के हालात बहुत ही नाजुक हैं। ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं
कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ बहुत जुल्म सितम किया है और हक और इंसाफ की बात कर रहे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि 20 से ऊपर लोगों की जान चली गई है, 20 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और 100 से ऊपर लोग जख्मी कर दिए हैं। वो चाहे मीरपुर है, कोटली, बाग, पलंदरी, नीलम वैली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, वहाँ ज़बरदस्त जुल्म सितम हो रहा है। लोगों ने अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की तो पाकिस्तान की फौज ने उन्हें गोलियां मारकर उन्हें बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया और बहुत सारे लोग इस समय नाजुक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं अपने मुल्क के वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से गुजारिश करता हूं कि जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हालात बने हैं उनको लेकर यूनाइटेड नेशन में वो बात रखें। पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है ये तो पूरी दुनिया को पता है। बिजली पानी के अलावा पाकिस्तान में लोग खाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नेता मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तानी संसद में इसका जिक्र किया और भारत की तरक्की का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक और भारत है जो चांद पर जा रहा है तो दूसरी ओर कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही टीवी स्क्रीन पर आप ये दोनों खबरें कुछ सेकंड के अंतराल पर देख सकते हैं। कमाल ने इस दौरान कराची की समस्याओं को सदन में रखा। लद्दाख लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होगा। मतदान की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लेह में लगभग 88,000 मतदाता हैं। वोटर लिस्ट के मुताबिक इनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं। उनमें से एक हैं मोहम्मद हसन, उनकी उम्र 103 साल है। न्यूज 18 JKLH ने चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की। मतदाताओं से 20 मई को बड़ी संख्या में बाहर आकर अपने अधिकार का प्रयोग करने की अपील की। करेंगे एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीज़न के बारे में, जो कि बहुत अलग अलग एज ग्रुप के हैं और ख़ास तौर से आज हम बात करेंगे अबव 100 ईयर्स एज के जो एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीज़न हैं। और इसी के चलते आज हम आए हैं मोहम्मद हसन के घर में, जो कि 100 अबव एज के हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आजकल जो है इलेक्शन का जो है माहौल है, तो क्या कहेंगे, आजकल पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, वोट देना चाहिए। जमहूरियत है हिंदुस्तान का, इसमें तो वजह भी बहुत है। जो आपने पसंदीदा क्या कहते हैं उम्मीदवार को वोट ज़रूर देना चाहिए। तो अभी आपका जो एज है वो कितना है सर? मेरा उम्र जनाब, हाँ जी, मेरा उम्र इस वक्त है तकरीबन 100 से ऊपर चला गया। आप 103। तो जैसे कि आजकल का जो इलेक्शन का माहौल है या वोटिंग सिस्टम है, पहले किस तरह था, आज किस तरह है सर? पहले से तो आज इंतज़ाम बहुत अच्छा है। इस वक्त इतना इंतज़ाम नहीं था जो हवा है। अब बहुत पुरअमन तरीक़े से ये चल रहा है हमारा इस लद्दाख में। बिल्कुल अच्छे तरह माहौल में इलेक्शन चल रहा है। उम्र वालों को कहाँ इस तरह से चांस मिलता था, नहीं मिलता था पहले वोट देने का। कम से कम 80 साल से ऊपर से मुश्किल पोलिंग पर नहीं पहुँचता था जो बहुत सारे। अब इस वक्त घर घर में यहाँ से वोट देने का इंतज़ाम किया है और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जो हमें इस एरिया को, इलाक़े को तरक्की करने वाले को, इस इलाक़े के कम से कम हम दर्द रखने वाले को और गवर्नमेंट के साथ बहुत वो आपस में रिश्तों को देखकर यहाँ जो कुछ हमारे मांग शांग होगा वो सब उम्मीद की दिलाने के लिए
उस लायक एक इंसान को वोट देना ज़रूरी है, और तजुर्बेकार को और आदमी को देना वो सबसे अच्छा है। और साथ ही साथ अभी जो यानी मंडे को हमारा जो लद्दाख में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसके साथ आप क्या कहेंगे उन तमाम लोगों को जो अभी वोट कास्ट करने, खासकर जो न्यू वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं? उनको हमें रोके चाहिए कि इन सब मिलजुल कर जाकर हर एक पोलिंग पर जो ये वोट देने का बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद हसन, जिनका एज पर इलेक्टोरल लिस्ट जो ले में इनरोल है उनका एज है 103 ईयर्स, और अभी जो हमसे बातचीत करते हुए यही रिक्वेस्ट किया है कि आने वाले जितने भी जो वोटर्स हैं जो 20 तारीख को जो मतदान होना है लोकसभा में, सभी बढ़ चढ़ के आए, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी पूरा बढ़ चढ़ के इसमें मतदान करें, इलेक्टेड अपने जो कैंडिडेट हैं उनको मतदान करें। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक मैनेज दाखिल ले से। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के, बने रहिए हमारे साथ। जारी रहेगी। अनमोल जैन ने कॉमर्स में अपने स्कूल में किया टॉप, स्कूल ने किया दोनों का सम्मान। नूरपुर पुलिस का नशे के खिलाफ मुहिम जारी, पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, रिहायशी मकान में छापेमारी करके लगभग 300 ग्राम चरस बरामद किया। बड़सर से बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल बड़सर में कर रहे हैं नुक्कड़ सभाएं, उनकी पत्नी उषा लखनपाल भी कर रही हैं सभाएं। सीएम के बयान पर दिया जवाब, कहा सीएम ही बता सकते हैं कि कहां अटैची ली है। सुजानपुर उपचुनाव से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने तेज किया प्रचार, कक्कड़यार, कालेअम, हरसन, खंदेहड़ा में की नुक्कड़ सभाएं, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। कुटलहड़ में विवेक शर्मा डोर टू डोर कर रहे हैं प्रचार, लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील, बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो पर साधा निशाना। मनाली में माता हिडिब्बा के जन्म दिवस पर मिनी दशहरा के नाम से विख्यात ढुंगरी मेला शुरू, माता हिडिब्बा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है मेला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लद्दाख में चुनाव आयोग लेह और करगिल के कुछ दूर दराज स्थानों पर मतदान कर्मचारियों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं तैनात करेगा। दरअसल कुछ क्षेत्रों में मतदान दलों को भेजने के लिए हवाई उड़ानों की आवश्यकता होती है, जिनके लिए लद्दाख हेलीकॉप्टर सेवाएं देगा। करते आ रहे हैं। जैसे 2019 के पार्लियामेंट्री चुनाव हुए थे, तब भी हमने बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे हमने पोलिंग पार्टीज को चॉपर के थ्रू भेजा था। तो इस बार भी हम वही करने जा रहे हैं कुछ पोलिंग स्टेशंस पे जहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी। तो उसमें हमारे करगिल से झांसकर के 3 पोलिंग स्टेशन आते हैं, जिसमें रालाकुंग, फेमा और शदे, ये 3 करगिल के झांसकर इलाके में है। तो वहाँ पे इन तीनों पोलिंग स्टेशन पे हम पोलिंग पार्टीज को चॉपर के जरिए, चॉपर के थ्रू हम इंडक्ट कर रहे हैं, और उनको इवैक्यूएशन भी चॉपर के थ्रू करना ही है। तो उसी तरह ले में फिलहाल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीसी ले की तरफ से 6 पोलिंग स्टेशन का प्रपोजल आया है। तो उस 6 में है लिंगशेट, टिपलिंग, जिंगचन, कारसे, स्क्यूमपटा गोमा, ये 6 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे उन्होंने चॉपर के लिए रिक्वेजिशन दिया है। तो लेक का हो सकता है इसमें से कुछ पोलिंग स्टेशंस ड्रॉप हो जाए, क्योंकि अगर मौसम ठीक रहा तो रोड कनेक्टिविटी रहेंगी इन कुछ पोलिंग स्टेशंस पे। मगर लेक के भी, जैसे कि जिंगचन है जहाँ पे बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे कि टिपलिंग है जहाँ बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां तो हमें भेजने चॉपर के थ्रू। बाकी जो रिमेनिंग लेक के पोलिंग स्टेशन है वो डिपेंड करता है, वेदर अगर ठीक रहता है, रोड कनेक्टिविटी ठीक रहता है तो हम रोड के थ्रू भेज सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो टोटल 6 पोलिंग स्टेशन पे हम लेके चॉपर के थ्रू पोलिंग पार्टीज को हम इंडक्ट कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष उस्मान माजिद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंजीनियर रशीद की उम्मीदवारी से उत्तरी कश्मीर में उन पर और उनके गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो हमेशा ही रहा, जहां उनने देखा कि मरकज की सरकार क्या है, वहां ने जंप किया। अभी तक बीजेपी ने उनको, मुझे नहीं लगा उस तरीके से उनका रेस्पॉन्स, अदरवाइज दे वुड हैव जंप्ड इन दिस लॉन्ग बैक।
तो अब मुझे अल्लाह ना करे कि वो मैं समझूंगा कि हम उनको हरा पाए, वो जीते ना। अगर उनको मौका मिलेगा वो दूसरे दिन एनडीए के साथ मिलेंगे। ये आप लिख लेना, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको भी बताना इस कैमरा के जरिए। मजहब में दिन धर्म उनका है ही नहीं कोई धर्म इसमें, पॉलिटिक्स में। वो जहां उनको लगे कि हमारी कुर्सी सेफ है, दे हैव बीन डूइंग इट राइट फ्रॉम 1947। उन्होंने तो अलायंस पॉलिटिक्स सिखाया है, कांग्रेस के साथ हमेशा रहे। जिन्होंने तबाही के 370 को तबाह करने में दरवाजे किसने खोले? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और पीडीपी ने, बीजेपी ने उसके बाद किया है। इसलिए लेकिन हम पे इल्जाम, हमें हुकूमत मौका तो दो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि जहां जिनके जरिए हमारे जम्मू कश्मीर की परेशानियां दूर हो जाएंगे, हम उनके साथ मिलेंगे, खुल के मिलेंगे, ये नहीं कि लोगों को दो। और बुलेटिन